नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पाठ्यक्रम किसे कहते हैं अर्थात सिलेबस किसे कहते हैं उसको हम लोग सीख चुके हैं। आज का जो विषय है वो है पाठ्यचर्या। चूँकि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में लोग काफ़ी उलझे हुए रहते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग आज पाठ्यचर्या को सीखते हैं। इसके बाद एक वीडियो में हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर होता है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं पाठ्यचर्या। अगर हम पाठ्यचर्या की बात करें तो जो पाठ्यचर्या होती है इसको हम अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं, और इसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम समझ जाते हैं तो हमें जो पाठ्यचर्या है उसके पूरे जो होल अर्थ होता है उसको भी हमको समझने में सुविधा मिलेगी। तो जो पाठ्यचर्या होती है वह हिंदी के शब्द की बात अगर करें तो यह मुख्य रूप से दो शब्दों, एक है पाठ्य और एक है चर्या। पाठ्य और चर्या से मिलकर बना है, जिसमें पाठ्य का जो अर्थ होता है वो है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, या इसे हम सीखने योग्य या सिखाने योग्य भी कह सकते हैं। थोड़ा पढ़ना पढ़ाना शब्द जो है वो थोड़ा भारी शब्द लगता है, थोड़ा उबाऊ लगता है, लेकिन सीखना और सिखाना ये शब्द थोड़ा इंटरेस्टेड है, यानी कि रुचिकर शब्द है। तो यहाँ पे हम सीखने योग्य अथवा सिखाने योग्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पे जो चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण, यहाँ पे बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने सुना होगा दिनचर्या करना, तो दिनचर्या, दिन में चर्या, दिन भर की जो चर्या यानी कि दिन भर जो काम करना है उसको पहले से ही अगर बना लेते हैं तो वो जो काम होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें कि पाठ्य और चर्या अर्थात सिखाने योग्य या सीखने योग्य चीजों का नियम पूर्वक अनुसरण करना ही पाठ्यचर्या कहलाता है। इसको अगर हम देखें कि परिभाषित तौर पर अगर करने की कोशिश की जाए तो पढ़ने योग्य या सिखाने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य या सिखाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना ही पाठ्यचर्या है। यहाँ पे बात बताई जा रही है कि नियम पूर्वक, और किसका? विषय वस्तु। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि विषय वस्तु और क्रियाओं का, एक बात याद रखिए कि शब्द बोला गया विषय वस्तु, विषय वस्तु, और आप जानते हैं कि जो विषय वस्तु होती है इसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा है कि जो विषय वस्तु है वही आपका पाठ्यक्रम है। जैसे कि आप एक साल में क्या पढ़ेंगे वो आपका पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है। और उसके अंतर बाद एक चीज और रखी जा रही है, अन्य क्रियाओं की बात की जा रही है। तो अन्य क्रियाएं यानी कि विषय वस्तु और प्लस अन्य क्रियाएं जुड़ जाएंगी। तो यहां पे देखिए कि जो विषय वस्तु है और अन्य क्या, तो विषय वस्तु ही आपका पाठ्यक्रम है और उसमें और भी अन्य क्रियाएं, सहगामी क्रियाएं जुड़ जाती हैं, जैसे खेल हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। तो इन सब चीजों को अगर जोड़ देते हैं तो जो पाठ्यक्रम है, तो एक अगर घेरे से समझा जाए कि अगर यह पाठ्यक्रम है तो जो पाठ्यचर्या की बात की जा रही है वह आपका इसके ऊपर है, अर्थात पाठ्यचर्या के अंदर ही आपके ये पाठ्यक्रम अर्थात विषय वस्तु आती है। तो यहाँ पे एक मूल अंतर समझ जाइए कि जो पाठ्यक्रम है और पाठ्यचर्या है, इसको अगर देखा जाए तो जो पाठ्यक्रम है वह पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है, अर्थात पाठ्यचर्या का क्षेत्र विस्तृत है और पाठ्यक्रम का क्षेत्र सीमित होता है। आइए हम लोगों ने यहाँ देखा, अब देखते हैं कि जो अंग्रेजी का शब्द है जो कि लैटिन भाषा के शब्द से जुड़ा हुआ है करिकुलम, और करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन के क्यूरेरे शब्द से हुई है। यहां पे हम कह सकते हैं क्यूरेरे से बना है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स अर्थात रनवे, जिसको कि हम कहते हैं हिंदी में दौड़ का मैदान। बात आती है कि दौड़ का मैदान का अर्थ क्या होगा। जहां पे ये करिकुलम शब्द क्यूरेरे से बना है
तो दौड़ के मैदान का अर्थ होता है दौड़ना, और मैदान, मैदान का अर्थ होता है कि कहाँ दौड़ना है। जैसे आपने ये फील्ड देखा, तो ये फील्ड है, तो इस फील्ड में बहुत सारे जगह स्थान है। अब इसमें बच्चे को दौड़ना है, तो दौड़ना है तो किसके माध्यम से दौड़ना है, तो वही है आपका पाठ्यक्रम। तो जो दौड़ का मैदान की बात की जा रही है, क्यूरेरस शब्द से जो निकला है, उसमें मैदान का अर्थ होता है पाठ्यक्रम, और दौड़ का अर्थ है यानी कि सक्रिय रूप से कार्य करना है। तो बच्चा सक्रिय रूप से कार्य करता है, और बच्चा सक्रिय रूप से कार्य करते हुए क्या करता है, तो अपने अनुभवों और ज्ञान में वृद्धि करता है। तो वही बताया जा रहा है कि बालकों के अनुभव और उसकी क्रियाओं से होता है। अर्थात दौड़ने का जो अर्थ है वो बालकों के अनुभव और उसकी क्रियाओं से लिया जाता है। अर्थात बच्चा पाठ्यक्रम की मदद लेता है और अपनी अनुभव और क्रियाओं की सहायता से अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो इसके तहत देखा गया कि यह जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका पाठ्यचर्या के लिए जोड़ता है। तो पाठ्यचर्या का अर्थ अगर हम यहाँ से देखें तो बालक अपने अनुभव और उसकी क्रियाओं के करने के लिए पाठ्यक्रम की मदद से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पाठ्यचर्या है इसका एक परिभाषिक शब्द भी देखें तो दौड़ का मैदान को अगर सीखने की कोशिश करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है, जिसमें विद्यार्थी अनुभव तथा क्रिया करके अपने विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। अपने गंतव्य स्थान का अर्थ है अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। यहाँ पे एक परिभाषिक तौर पर देखा जाए तो कहा जा सकता है सिस्टमेटिक शब्दों में कि क्या है पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्यकलाप तथा विद्यालय के समस्त कार्यकलाप विकसित किए जाते हैं। विद्यालय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखना। समाज की जो संस्कृति होती है उसको आप शिक्षा के माध्यम से सुरक्षित रखते हैं। शिक्षा के माध्यम से सुरक्षित रखने का अर्थ होता है कि जो संस्कृति है उसके नियम और कायदे कानूनों को अगर हम पुस्तकों के माध्यम से विद्यालय में अगर पढ़ाते हैं तो वो संस्कृति सुरक्षित हो जाती है और वो हस्तांतरित भी होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित भी होती है। तो समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखना तथा आगे बढ़ाना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हम विद्यालय पाठ्यचर्या की सहायता से करते हैं। तो आपने देखा कि पाठ्यचर्या क्या है। तो पाठ्यचर्या के बारे में अगर हम समझ चुके हैं तो इसके आगे के जो बिंदु हैं वो आते हैं कि जो पाठ्यचर्या है उसका निर्माण किस सिद्धांत के अनुसार किया जाए। तो जो पाठ्यचर्या है उसके निर्माण की अगर बात की जाए तो जो पाठ्यचर्या है उसके निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो आइए सामान्य सा उस पर भी दृष्टि डाली जाए। तो कहते हैं पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत, अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें कि एक पाठ्यचर्या के निर्माण में किन किन सिद्धांतों का होना आवश्यक है, या जब भी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए उनमें किन सिद्धांतों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो एक बालक के विकास के लिए बात की जाए तो उसमें जो पाठ्यचर्या का निर्माण होगा उसमें पहला जो सिद्धांत है उसको ले सकते हैं रुचि का सिद्धांत। यहां पे रुचि का जो सिद्धांत है वो कहता है कि पाठ्यचर्या ऐसी बनाई जाए या पाठ्यचर्या के अंतर्गत उन विषयों को, उन सहायक क्रियाओं को रखा जाए जिसमें बच्चे को रुचि उत्पन्न हो सके या बच्चा उसमें रुचि ले। अर्थात रुचिकर तरीके से पाठ्यचर्या और उसके साथ सहायक क्रियाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बच्चा उस चीज को, विषय वस्तु को सीखे या करे तो उसमें उसको आनंद की अनुभूति हो। अर्थात जिसमें बच्चे को रुचि होती है उसमें बच्चा आनंद की अनुभूति करता है और उस चीज में अच्छा प्रदर्शन करता है। इसलिए जो पहला सिद्धांत है पाठ्यचर्या का वो है रुचि का सिद्धांत। और एक अगला जो बिंदु रख सकते हैं
रचनात्मक क्रिया का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत। यहां पे देखा जाए कि जब कभी भी पाठ्यचर्या का निर्माण होगा तो उस समय रचनात्मक क्रिया के सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। रचनात्मक क्रिया का अर्थ होता है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न हो, यानी कि बच्चा नयापन अपने अंदर लाए, कोई भी चीज को नए तरीके से सोचे, नई चीजों का निर्माण करे, जिससे बच्चा के अंदर सृजनशीलता का विकास होता है। इसलिए जब भी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए उसके अंतर्गत रचनात्मक क्रियाओं का सिद्धांत के अंतर्गत रचनात्मक क्रियाओं का समावेश किया जाना चाहिए। अगला जो इसके अंतर्गत सिद्धांत है वो हम रख सकते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, देखिए ये उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहता है? उपयोगिता का सिद्धांत कहता है कि जो भी चीजें पाठ्यचर्या के अंतर्गत समाहित की जाएं उनमें उपयोगिता का गुण हो। उपयोगिता का गुण हो अर्थात कि बच्चे के लिए वो चीजें उपयोगी हों, अर्थात वह जब विद्यालय में रहे तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास करे, तथा विद्यालय से अगर बाहर जाता है तो बच्चा अपने को वातावरण में समायोजित कर सके। समायोजित करने का अर्थ है कि जो शिक्षा हो या जो भी पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्रियाकलाप को निर्धारित किया जाए उसके लिए वो चीजें वो उपयोगी हों। ऐसा न हो कि केवल और केवल ज्ञान में वृद्धि करती हों, उसके लिए कोई उपयोगी न हो। तो यहाँ पे उपयोगिता का सिद्धांत ये कहता है। एक बिंदु और देखते हैं जो कि पाठ्यचर्या के निर्माण से संबंधित है, वो है विविधता। विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत। विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत का अर्थ यह है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत उन चीजों को समावेशित किया जाए जिनमें हम बहुत आसानी से उसमें परिवर्तन कर सकें। अर्थात विविधता तो हो ही, विविधता से अर्थ क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी और नयापन दिखेगा। और लचीलेपन का अर्थ है कि उसमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकें। अगर कोई चीज लचीली नहीं है, कठोर है, तो वो उबाऊ हो जाती है और उसको जो सीखने का प्रयास किया जाता है वो आनंदमय नहीं रह जाता है। अर्थात विविधता के साथ साथ जब पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए तो उसमें लचीलेपन यानी कि लचीलापन भी होना चाहिए, अर्थात आवश्यकता के अनुसार उसमें हम परिवर्तन कर सकें। अगला जो है सिद्धांत पाठ्यचर्या के निर्माण का वो है सामुदायिक जीवन के संबंध का सिद्धांत। पाठ्यचर्या के निर्माण में सामुदायिक जीवन के संबंध का सिद्धांत का अर्थ होता यह है कि जो भी पाठ्यचर्या में विषय वस्तु रखी जाए वह समुदाय यानी कि समूह में, यानी कि सभी के लिए वह उपयोगी हो। और साथ में जब बालक शिक्षा ग्रहण करके जाए तो जब वह अपने समुदाय में जाएगा, अपने समाज में जाएगा, तो वह अपने आप को समायोजित कर सकेगा। अर्थात सामुदायिक जीवन यानी कि वह जब समाज में जाएगा, सामुदायिक जीवन में जाएगा, तो सभी के साथ उसके जो संबंध हैं वो सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, तथा वह अपने आप को उन सभी लोगों के साथ अपने आप को समायोजित कर सके, अर्थात वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सके, अर्थात वह सामुदायिक जीवन जीने के लायक वो तैयार हो सके। तो जब भी कोई पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है तो उनमें हमें रुचि का सिद्धांत, रचनात्मक क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, विविधता और लचीलेपन का सिद्धांत तथा सामुदायिक जीवन के संबंध का सिद्धांत को ध्यान में रखना पड़ता है। आइए हम अगले बिंदु को देखें तो हम सीखते हैं कि जो पाठ्यचर्या का विकास होता है उसके कौन कौन से मुख्य सोपान हैं, या ये कहें कि किस चरण से उसका विकास किया जाएगा पाठ्यचर्या का। तो हम सीखते हैं कि पाठ्यचर्या की प्रक्रिया, पाठ्यचर्या की प्रक्रिया
पाठ्यचर्या की प्रक्रिया एवं सोपान की बात करें तो जो पाठ्यचर्या है उसमें अगर हम देखें कि जब हम पहला काम करेंगे, जब पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे तो उसका कैसे सोपान या विकास होगा, तो पहला जो हमें कार्य करना है वो है लक्ष्य तथा उद्देश्य का निर्धारण। यहां पे देखा जाए कि जो पाठ्यचर्या के निर्माण की प्रक्रिया होगी उसमें पहला ही कार्य होगा कि लक्ष्य या तथा उद्देश्य का निर्धारण करना। यहां पे देखें कि हम लक्ष्य तथा उद्देश्य किसे कहेंगे, चूंकि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में हैं या और भी कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें एक लक्ष्य और उद्देश्य की बात आती है कि लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। इस पर एक हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे केवल और केवल लक्ष्य और उद्देश्य पर। यहाँ पे सामान्य सी बात सीखते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। लक्ष्य जिसे आप एम कहते हैं ये आपके दर्शन पे आधारित होता है। अब पूछा जाए कि दर्शन क्या है, इसलिए हम वहां पे डिस्कस करेंगे जब इसका एक इंडिविजुअल क्लास लेके आएंगे लक्ष्य और उद्देश्य पे। यहाँ पे समझिए कि आप जो दूसरों को देखकर अपने मस्तिष्क में जो भी कुछ बनने के लिए या जो आपके विचार आते हैं कि हम ऐसा ख्वाब देखते हैं कि हम बने, वे आपके होते हैं लक्ष्य। वो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, हो सकता है कि उसे आप पा भी जाएं और हो सकता है कि उसे आप न पाएं। लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि उस लक्ष्य की प्राप्ति यानी कि एम की प्राप्ति यानी गोल की प्राप्ति में जो सहायक चीजें होती हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य, लक्ष्य को हम सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं और उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। जैसे आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा है, जैसे टेट हो रहा है, सी टेट हो रहा है, बीटीसी का कोर्स है और आपका डीएलएड का कोर्स है, बीएड का कोर्स है और जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही, ये सभी आपके उद्देश्य हैं। और आपका लक्ष्य क्या है? शिक्षक बनना। तो शिक्षक बनना बड़ा लक्ष्य हो सकता है कि आप न पाए, शिक्षक न बन पाए, सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को निकाल कर भी न बन पाए शिक्षक। हाँ, लेकिन उद्देश्य जो है टेट पास करना कर सकते हैं, सी टेट पास करना कर सकते हैं, बीएड की डिग्री, टेट की डिग्री, सी टेट, ये सब लेकर रख लेंगे। लेकिन हो सकता है कि आप शिक्षक न बन पाए क्योंकि वह है आपका लक्ष्य एम। उसको पा भी सकते हैं और नहीं भी पा सकते हैं। उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बिना आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे जो लक्ष्य है उसे हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। लक्ष्य को सामान्य उद्देश्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे आप पा भी सकते हो, नहीं भी पा सकते हैं। लेकिन उद्देश्य जो है वो विशिष्ट उद्देश्य इसलिए होता है क्योंकि उसके बिना आप आगे अपने उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपको बैठना है तो टेट सी टेट पहले क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मान लीजिए जो लोग केवीएस का पेपर देने जा रहे हैं वो वैकेंसी है, लक्ष्य के लिए है, आपके शिक्षक बनने के लक्ष्य के लिए है, परीक्षा हो रही है, तो उस प्रतियोगी परीक्षा में आप कब बैठ सकते हैं? जब तक कि विशिष्ट यानी कि सी टेट, आपका टेट, बीएड की डिग्री, बीटीसी की डिग्री, इनको नहीं लिए रहेंगे तब तक आप उस भर्ती परीक्षा में बैठ नहीं सकते। कहने का अर्थ है कि ये उनके पाने में सहायक होते हैं। तो लक्ष्य तथा उद्देश्य का निर्धारण सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद पाठ्यचर्या के निर्माण में, उसके बाद हम अधिगम अनुभवों का चयन करेंगे। दूसरा काम हमारा क्या होगा? अधिगम अनुभवों का चयन। यहां पे बात समझिए कि अधिगम अनुभवों का क्या, तो अधिगम के अनुभवों से आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है और जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है तब आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए दूसरा जो काम होता है पाठ्यचर्या के निर्माण में, अधिगम और अनुभवों का चयन, अर्थात क्या सीखेंगे और क्या बच्चे अनुभव करेंगे, उसका कार्य होता है कि उसका निर्धारित किया जाए। उसके बाद आप तीसरे बिंदु पे समझ सकते हैं कि विषय वस्तु का चयन, विषय
वस्तु का चयन तीसरे नंबर पे। और विषय वस्तु का चयन, जैसा कि आप जानते हैं कि विषय वस्तु को हम पाठ्यक्रम कहते हैं, तो जब अधिगम और अनुभवों के लिए चयन कर लेंगे, क्या अनुभव अधिगम करेंगे, क्या अनुभव करेंगे, तो उसके बाद हम कौन सी विषय वस्तु उसमें रखी जाए। जैसे आप पाठ्यक्रम देखते हैं, जैसे आपका पेपर देने जा रहे हैं केवीएस का, सीटेट का, तो उसमें पाठ्यक्रम निर्धारित है, तो उनका भी चयन करना है। तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत ये भी निर्धारित किया जाएगा कि आखिर वह बच्चा वो कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, किन किन विषय वस्तुओं को पढ़ेगा, किन किन अनुभवों को ग्रहण करके अपने उस सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो हमें विषय वस्तु का चयन करना होता है। इसके बाद जो चौथा सोपान या चरण कह लें या विकास की प्रक्रिया की बात की जाए, तो उसमें हम अधिगम, अनुभवों व विषय वस्तु का संगठनात्मक या संगठन करते हैं। तो इसके बाद हमारा जो तीसरा काम है वो है अधिगम अनुभवों व विषय वस्तु का संगठन करना, उनको एकत्रित करना, अब उसको लगा देना, क्रिया में परिणित कर देना। उसके बाद जो हम लोगों का स्टेज लास्ट है वो है आपका पांचवा, जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन। अर्थात जो हमने पाठ्यचर्या में ये सारी प्रक्रियाओं को किया है, इन तथ्यों, लक्ष्यों, उद्देश्यों और विषय वस्तु और अनुभवों को ग्रहण किया है, अब बात आती है कि उसका मूल्यांकन किया जाए। फिर जब मूल्यांकन कर लेते हैं तो जो कमियां होती हैं, जो अच्छाइयां होती हैं, उनका मूल्यांकन करने के बाद फिर हम लक्ष्य तथा उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और यह प्रक्रिया आपकी चलती है। तो ये आपका क्रम हो गया, इसके ये सोपान हो गए। तो ये आपके एक पाठ्यचर्या की प्रक्रिया का सोपान है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, क्योंकि इन सोपानों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्यचर्या, चूंकि पाठ्यचर्या शब्द है, हम कभी कभी जबान से निकल सकता है पाठ्यक्रम, तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। पाठ्यचर्या की हम लोग बात कर रहे हैं। आइए हम लोग अब बात करते हैं अगले बिंदु को, कि इसके तहत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन तथ्यों को आप रट लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ये पीडीएफ है, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उस पीडीएफ को जाके वहां से ले सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य। शिक्षा में वैज्ञानिक पाठ्यचर्या का विकास हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। इस तथ्य को एकदम जबान पर रट लीजिएगा और मानसिक पटल पर बैठा लीजिए कि अगर ऐसे फैक्ट आते हैं तो आप उसको बहुत तेजी से, ताकि इन प्रश्नों को आसानी से करके अन्य प्रश्नों पर विशेष बल दे सकें जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिस पर तर्क का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षा में वैज्ञानिक पाठ्यचर्या का विकास हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने किया। तथा दूसरा बिंदु है कि भारत में पाठ्यचर्या का पुनर्संरचनात्मक का प्रथम व्यापक प्रयास 1937 में गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के विचार से प्रारंभ हुआ। यहां पे देखते हैं कि गांधी जी के बुनियादी शिक्षा से प्रारंभ हुआ भारत में, तो पाठ्यचर्या की बात की जा रही है। तो यहाँ पे गांधी जी की बुनियादी शिक्षा क्या है, तो उसको थोड़ा सामान्य सा हम लोग नजर डालते हैं कि जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है वो क्या है। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की बात की जाए, क्योंकि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपको हर कंपटीशन में, जो कि शिक्षक भर्ती से जो संबंधित होते हैं, उनमें अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे जानना जरूरी है कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा क्या है। तो उसमें हम लोगों का जो पहला बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं वो है निःशुल्क
निःशुल्क, पहला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। उनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, कि जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए जब भारतीय संविधान की बात की गई, जब संविधान सभा बैठी, तो वहां पे भी इसकी बात की गई और संवैधानिक तौर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जब बात की गई तो इसके लिए एक विधेयक पास किया गया 2009 में, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित ये संसद से विधेयक पारित किया गया और संविधान में 86वां संविधान संशोधन करके मूल अधिकार में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया। और ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकार में जोड़ा गया, तो जब मूल अधिकार में जोड़ा गया तो उसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया या संशोधन किया गया, वो था अनुच्छेद 21A, जिसे कि आप 21 को भी कहते हैं, हिंदी में 21 को और अंग्रेजी में 21 यानी 21A कहते हैं। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई गई। कानूनन यानी कि इसको मूल अधिकार में करने का अर्थ होता है कि अब इसको राज्य को करना ही करना है, तो ये व्यवस्था की गई और इसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आप जम्मू और कश्मीर को छोड़ के, अर्थात हम यहाँ पे रख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है वो पाठ्यचर्या में गांधी जी बुनियादी शिक्षा को रखने का प्रयास करते थे, इसलिए क्योंकि एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। उनकी बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु है, जैसे कि उसको कहते हैं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, तो जो दूसरा बिंदु है वो है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है उसमें वो डालना चाहते थे कि जो शिक्षा हो वो मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा में शिक्षा देने का अर्थ होता है कि जो बच्चा होता है उसके जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो मातृभाषा में बहुत तीव्र गति से होती है। अगर उसको किसी दूसरी भाषा में अगर शिक्षा दी जाए तो वो अभी उस भाषा को सीखने में ही बहुत ज़्यादा समय ले लेगा और जो उसके अंदर मूल विचार जो होते हैं वो पनप नहीं सकते। वो दूसरी भाषा के जो व्याकरणिक शब्द है यानी कि ग्रामर है उसी में वो उलझा रह जाएगा और वो अपना मानसिक विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए वह चाहते थे कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए ताकि बच्चे का जो मानसिक विकास हो वह तीव्र गति से हो, क्योंकि हम जब भी विचार करते हैं वो मूल भाषा यानी कि मातृभाषा में ही करते हैं। बताने के लिए हम उसको किसी और भाषा में बदल सकते हैं। अब एक उनका जो तीसरा मुख्य था स्वावलंबी शिक्षा। स्वावलंबी शिक्षा अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो कि बालक को स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। इसमें उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की। उन्होंने
शिक्षा की बात की, जीवन से संबंधित शिक्षा। चौथा बिंदु है जीवन से संबंधित शिक्षा, अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो कि बच्चे के जीवन से संबंधित हो। पाठ्यचर्या में उन चीजों का समावेश किया जाए जो कि बच्चे के जीवन से जुड़कर रखी हो, जो कि विद्यालय में सीखे और विद्यालय से जब बाहर जाए तो वो जीवन में उसके उपयोगी हो। तो यहाँ पे वो बात करते हैं एक अगले बिंदु की, जिसको कि हम जानते हैं क्राफ्ट एजुकेशन, अर्थात हस्त कौशल पर आधारित शिक्षा। तो यहाँ पे उनकी बुनियादी शिक्षा में रख सकते हैं हस्त कौशल पर आधारित। देखिए, हस्त कौशल का अर्थ ये होता है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, पाठ्यचर्या ऐसी हो जिसमें बच्चे को हस्त कौशल यानी कि हाथों को रोजगार भी मिल सके। शिक्षा व्यवस्था में बच्चे को केवल ज्ञान का विकास न हो बल्कि उसके शारीरिक विकास अर्थात हाथों को रोजगार भी मिले, अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार परक हो। इसलिए वो क्राफ्ट एजुकेशन की बात करते थे। क्राफ्ट एजुकेशन का अर्थ है कि हस्त कौशल यानी कि हाथ से क्रिया करके, यानी कि शिक्षा ऐसी हो कि हाथ से क्रिया भी करे बालक और सीखते भी रहे और कुछ पैसा भी कमा ले और अपनी शिक्षा भी पूर्ण कर सकते। और एक लास्ट उनकी जो बुनियादी शिक्षा की बात की जाए, जैसे उसको हम कह सकते हैं कि नागरिकता की शिक्षा। नागरिकता की शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा का अर्थ है कि एक अच्छा नागरिक बनकर तैयार हो जाए। तो शिक्षा ऐसी हो, पाठ्यचर्या ऐसी हो जिसमें एक अच्छे नागरिक का निर्माण किया जा सके, अर्थात एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण हो। तो आइए हम लोग अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में वर्ष 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए 1948 में अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला बिंदु है कि पाठ्यचर्या पुनर्संरचना का तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास 1952 और 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग के गठन के रूप में किया गया। इस फैक्ट को रट लीजिएगा, जहां समझने वाली बात आएगी हम वहां पे समझने का प्रयास करेंगे। वर्ष 1964 में गठित डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग ने प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के सुधार के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दिए। वर्ष 1975 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने एक उपागम पत्र के द्वारा कक्षा 1 से 10, फैक्ट है रट लीजिए, 1 से 10 के लिए प्रस्तावित आदर्श पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की? 1975 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने। आइए अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला बिंदु है कि वर्ष 1977 में भारत सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु ईश्वर भाई पटेल समिति का गठन किया। कब? 1977 में भारत सरकार ने नई शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया? ईश्वर भाई पटेल समिति का गठन किया। वर्ष 1977 में +2 कमेटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए, वर्ष 1977 में +2 कमेटी का गठन डॉक्टर आदिसी सैया की अध्यक्षता में किया गया, अर्थात आदिसी सैया की अध्यक्षता में +2 कमेटी का गठन 1977 में किया गया। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूलभूत आधार वर्तमान एवं भविष्य में शिक्षा एक अनोखा निवेश है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान एवं भविष्य में, आज के लिए और आने वाले समय के लिए शिक्षा में निवेश करना एक अनोखा निवेश है, अर्थात उसका रिजल्ट हमें बाद में बहुत अच्छा मिलता है। अगर आज हम शिक्षा में निवेश करते हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था लाते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाते हैं, तो एक अच्छे नागरिक का निर्माण होगा और वह जो नागरिक होगा वह राष्ट्र के विकास में योगदान
देगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में लाया गया। बात की जा रही है समवर्ती सूची, जो कि तीसरी सूची, 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में शिक्षा 1976 में लाई गई। लर्निंग विदाउट बर्डन, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लर्निंग विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता वाले कमीशन ने दी थी। इसका हम लोग डिस्कस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम सीखेंगे कि लर्निंग विदाउट बर्डन क्या है। संविधान का 73वां व 74वां संशोधन स्थानीय समुदायों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैधानिक संस्थागत अवसर प्रदान करता है। वर्ष 1988 पाठ्यचर्या रूपरेखा में शिक्षा की वार्षिक समय सीमा 200 दिन है। आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति ने संस्कृति की रिफ्रेशर कोर्स आदि शिक्षा को विशेष आवश्यकताओं से जोड़ दिए जाए। कहा जा रहा है कि आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति ने कहा कि संस्कृति की क्या की रिफ्रेशर कोर्स, आपसे पूछा जाए कि रिफ्रेशर कोर्स क्या है, और रिफ्रेशर कोर्स आदि शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है, अर्थात कि शिक्षक के लिए विशेष आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? रिफ्रेशर कोर्स की। तो रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है? तो रिफ्रेशर कोर्स वह कोर्स होता है जो कि सीखने के लिए अनुभव प्रदान करता है। सीखने के लिए अनुभव प्रदान करता है, अर्थात जो शिक्षक हैं उनके दायित्वों को निर्वहन करने की बात करता है, उनके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने की बात करता है। अर्थात जो शिक्षक हैं उनको रिफ्रेश कोर्स के माध्यम से सीखने के अनुभव प्रदान किए जाए ताकि वो अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर सकें। वर्ष 1960 और 80 के मध्य विद्यालय पाठ्यचर्या की अधिकतर संरचना उपागम पर आधारित थी। आज भी भारत में इसी उपागम का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। मानवतावादी उपागम की वकालत ब्रूनर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में की। तो हम लोगों ने आज सीखा कि पाठ्यचर्या किसे कहते हैं और पाठ्यचर्या से संबंधित जो मुख्य प्रावधान हैं उनकी बात की है हम लोगों ने। आज हम लोग इस लेक्चर को सीख चुके हैं। हम लोग अगले लेक्चर में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 को सीखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।